अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो आज की कहानी जो है दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है कि जिसमें एक अंग्रेज़ औरत जो है वो हिंदुस्तान में आती है और पैसे कमाने का एक अजीब तरीका वो निकालती है। उस कहानी को सुनाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ज़रा बैकग्राउंड पीछे जाना चाहता हूँ ताकि आपको कहानी समझ आए। ये वो दौर था जब यूरोप इतना अमीर नहीं था और हिंदुस्तान अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होता था, तो लोग हिंदुस्तान आते थे पैसे कमाने के लिए। तो बहुत सारे हिंदुस्तान में जो यूरोप के कंट्री हैं वो आए, यानी कि पुर्तगाली भी आते थे, स्पेनिश भी, हॉलैंड के लोग भी आते रहे, फ्रांस के भी, और अंग्रेज़ भी आए यानी कि इंग्लिस्तान के लोग आए माजरत। मगर जो कामयाबी अंग्रेज़ों को मिली वो दूसरे किसी भी यूरोप के मुल्कों को ना मिल सकी, कि उन्होंने पूरा कब्ज़ा ही कर लिया और लूट मार के अलावा उन्होंने जनाब क्या हुआ कि कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी बजाय कारोबार करने के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये जब हिंदुस्तान में आई को मौसम लगता सही नहीं है यहाँ पे आज, खैर माजरत चाहता हूँ, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब दोस्तों यहाँ पे आई, जो कि अक्सर लोग जानते हैं कि वो तजारत करने के लिए आई थी, यानी कारोबार करने के लिए। पर आस्ता आस्ता उस कंपनी ने क्या किया कि अपने असर और रसूख की वजह से, तल्लुकात की वजह से उन्होंने क्या किया कि यहाँ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये दुनिया की ऐसी कंपनी थी कि जो अपने साथ फ़ौज भी साथ लेके आई थी, फ़ौजी भी। हैरानगी वाली बात है कि कोई कारोबारी लोग फ़ौज साथ लेके क्यों आएंगे किसी मुल्क के अंदर। तो बहरहाल ये सबसे पहले बंगाल में आए थे। तो बंगाल आपको बता दूँ कि उस वक़्त अलग एक रियासत थी जिसमें ये असम भी था, ये झारखंड और ये तकरीबन छत्तीसगढ़ भी। ये बहुत बड़ा बंगाल था और बहुत ही अमीर था, यानी कि मुग़लों के ये अंडर नहीं आता था, ये सारा इलाका अलग था, ये अलग एक रियासत थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब वहाँ आई तो वहाँ के जो मुलाजम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो तजारत करने के लिए बहाने में आते, यानी कि हिंदुस्तान में इतनी चीज़ें बनती थी, हिंदुस्तान बनाता था, जिसको वो ख़रीदते यहाँ से और ले कर वहाँ चले जाते यूरोप में। तो यूरोप में जाके उसको बहुत महंगे दामों बेचते, जिसको बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा होता। और उसके साथ साथ ये होता कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजम जो होते थे वो और भी अपना ज़ाती काम भी करते थे और 2-3 सालों में भी इतनी दौलत यहाँ से लेके जाते थे। जी हाँ, सिर्फ 2-3 सालों में। तो वो इंग्लैंड में जाते या लंदन में जाते तो शहर से बाहर वो सस्ती ज़मीन ख़रीदते और वो वहाँ पे जाके बहुत बड़ा एक महल या हवेली बनाते, जिसको मैंशन बोलते हैं वहाँ पे। तो फिर वो वहाँ पे वो नवाब बन जाते और नवाब कहलाते वहाँ के। तो वहाँ के जो दूसरे अंग्रेज़ थे उन्होंने देखा कि यार ये जो भी हिंदुस्तान जाता है और वापस आता है तो बड़ा शानदार किस्म का मकान बनाता है और जनाब ये अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, वहाँ पे क्या है हिंदुस्तान के अंदर। तो बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे, जो कि आम अंग्रेज़, उनकी भी राल टपकना शुरू हो गई कि भाई ये तो जाना चाहिए वहाँ पे। तो उन्होंने पता किया, तो उन्होंने बोला कि लोगों ने उनको बताया कि इसको जाने के लिए हिंदुस्तान की आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा और वो उसकी मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ेगी। अब जो है वो पूरा एक सैलाब जो होता है ना, क्योंकि गुर्बत थी उस वक़्त यूरोप में, इंग्लैंड में भी बहुत गुर्बत थी। आपको ये बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि तारीख़ के अंदर 16वीं सदी तक यूरोप का सबसे जो गरीब मुल्क था वो इंग्लिस्तान था। तो उन्होंने शॉर्टकट मारना शुरू किए कि किसी तरीके से हम अमीर हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा तलीम भी नहीं थी और ना इनके पास कोई ऐसी कोई चीज़ थी कि जिससे वो पैसा जनरेट कर सकें। तो एक ही रास्ता था, या तो वो मेहनत करें तो यहाँ पे लूट मार करें। अब उन्होंने क्या रास्ता अख्तियार किया आप जानते हैं सब। तो लोग जोग दर जोग जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के दफ्तर पहुँचना शुरू हुए, जो कि लंदन में था। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाकर लोगों ने रब्ता किया कि हमें मुलाजमत चाहिए। अब इतनी ज़्यादा वो मुलाजमत या नौकरियाँ तो दे नहीं सकते थे। अब वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनकी चांदी लग गई। और अभी जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ शायद बहुत सारे लोग इसको यकीन नहीं करेंगे। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने क्या हुआ कि देखा कि एक असामी के लिए 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो है ना वो आना शुरू हो गए, जिनके छोटी शामियाँ मुलाजिम जो है असामियाँ उनके लिए। फिर जितना बड़ा ओहदा होता उसके लिए भी लोग आते। तो उन्होंने क्या किया कि पैसे लेना शुरू कर दिए लोगों से, रिश्वत लेना शुरू कर दी। जी हाँ, ये आप खुद स्टडी करके देख लें कि डायरेक्टर जो थे, जो वहाँ पे जो भर्ती करते थे लंदन के अंदर,
तो वो छोटी असामी से लेके बड़ी असामी के मुख्तलिफ उन्होंने रेट रखे हुए थे, यानी कि कीमत रखी हुई थी कि असामियाँ बेचते थे। तो कहते हैं कि 200 पाउंड से लेके 2000 पाउंड तक वो पैसे लेते उनसे। और आपको बता दूं कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुलाजिम होता था उसकी माहाना तनख्वाह 5 पाउंड होती थी, सिर्फ 5 पाउंड। अब कोई बेवकूफ़ आदमी है कि वो जो छोटी असामी की बात कर रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट होती थी कि वो 200 पाउंड देता है और 5 पाउंड वो महीने की तनख्वाह लेता है। मगर उसका फ़ायदा उसको क्या होता था कि लोग जो वहाँ से माल समेट के आए थे उन्होंने आके उनको बता दिया कि तुम लोगों ने वहाँ क्या क्या करना है, तो किस तरह ये तुम लोगों ने पैसे पूरे करने हैं। अब 5 पाउंड महीने वाला 200 पाउंड दे के, रिश्वत दे के, तो वो हिंदुस्तान आता है। तो जैसे वो हिंदुस्तान जाता तो वो शिप से उतरता, यानी कि बहरी जहाज़ से उतरता, तो उस नया होता तो उसको पता नहीं होता था। और एक और बात आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये शर्त होती थी कि जो भी मुलाजिम था कि वो जनाब ये क्या है कि उसको उर्दू ज़रूर आनी चाहिए, इतनी उर्दू आनी चाहिए कि वो जनाब जो है कि वहाँ पे बातचीत कर सके। तो उसके लिए भी अलग वो क्लासें लेते और वहाँ स्कूल बनाते लंदन में, और वहाँ से भी पैसे खाते वो, यानी कि उनका एक धंधा चल निकला था, कारोबार बेहतरीन किस्म। इंग्लैंड में बैठे हुए जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भर्ती करके लोगों को हिंदुस्तान भेज रहे हैं, यानी कि वीज़े वो जारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बादशाह को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। उस वक्त ये वीज़े वूज़े तो होते नहीं थे। लोग तो हिंदुस्तान के लोग बड़े दिल वाले थे, क्या बादशाह क्या हिंदुस्तान के लोग, वो कहते थे कि इतने सदियों से लोग यहाँ आ रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग आते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने घर वालों के लिए चले जाते हैं। यानी कि अरब के लोग आते थे, ईरानी, चाइनीज़, इंडोनेशियन, मलेशियन, यानी कि पूरी दुनिया से लोग, अफ्रीका से आते थे, चले जाते थे। तो इनको भी ऐसा ही ख्याल किया गया कि ये लोग आएंगे और इस तरह चले जाएंगे। मगर यह है कि फिर कलकत्ते में इनके बहरी जहाज़ जाके वहाँ लगते, तो वहाँ के लगने के बाद क्या होता कि सबसे पहले वहाँ पे जैसे ही वो जहाज़ से उतरते, तो उतरने के बाद वो देखते करना क्या है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ से अब कहानी सुनने वाली है। वो जो कहानी है अंग्रेज़ औरत की, वो जब तक आप ये कहानी सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, मज़ा नहीं आएगा कहानी सुनने का। यानी ये कहानी नहीं है, ये असल वाक़या है और ये हकीकत है और ये हमारी हिस्ट्री है, तारीख़ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हिंदुओं का आपको पता है कि कास्ट सिस्टम होता है, ज़ातें उनमें होती है। तो उसमें एक बनिया ज़ात है जो कि मर्चेंट होता है। मर्चेंट का मतलब होता है कारोबारी लोग होते हैं वो। तो जैसे ही वो उस जो यार्ड होता, यानी कि डॉक होता जहाँ पे जहाज़ आके लगते, तो उनको पता होता था कि नया जहाज़ आया, तो नए मुलाजिम आ रहे हैं, कहाँ से, इंग्लैंड से भर्ती होके। तो उनको जैसे ही वो आते तो उनसे वो रब्ता करते और उनसे पूछते भी किस लिए आया। उनको बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम हूँ। तो वो उनको घेरते और उनको जनाब यह है कि हिंदू बनिए जो थे वो उनके साथ बताते कि तुम लोगों ने यहाँ पे कैसा कैसा क्या करना है। और ऐसे वो बातों में माहिर होते और ऐसे मुश्किल का हल निकालते हर चीज़ का, कि वो यानी कि उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता था। अब जो शुरू में अंग्रेज़ जो थे वो उनके जाल में ऐसे फंसे कि वो जो कारोबारी उनके तल्लुकात थे वो जनाब ऐसे बन गए उनके कि उनके वो दोस्त और दस्ते रास, यानी कि दाएं बाजू के लोग वो बन गए, राइट हैंड वो उनके बन गए। और वो करते क्या थे हिंदू बनिए कि उनको बताते कि आपने कहाँ से माल ख़रीदना है और कितने का मिलेगा, मैं आपको लेके दूंगा, फिर आपने वहाँ भेजना है और ये करना है वो करना है, इतने आपको पैसे मिलेंगे। अब वो जो है वो हिंदू बनिए वही किरदार अदा करते थे जो कि मुसलमानों के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादक ने अदा किया था बाद में। अब आपको बताता हूँ आगे जाके मैं थोड़ा सा, कि हर कौम में इस तरह के लोग होते हैं। ये वो हिंदू बनिए थे कि जो कि मुसलमानों के दुश्मन थे और बाद में हिंदुस्तान के साथ भी उनकी दुश्मनी साबित हुई। तो ये क्योंकि पूरे हिंदू ऐसे तो नहीं थे कि जो कि मुसलमानों के दुश्मन थे, ये ख़ास थे जिस तरह मीर जाफ़र और मीर सादिक थे मुसलमानों के अंदर। खैर वो क्या करते को आते और उसको ऐसे ऐसे मशवरे देते कि उनके बगैर उनका कुछ चारा नहीं था अंग्रेज़ों को सिवाय इनकी मदद के। उसके बाद वो क्या करते कि उनको फिर घर लेके देते, फिर उनको देते कि तुमने कौन कौन सा सामान यहाँ पर रखना है, किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ नया मौसम, नए लोग, नया कल्चर होता था अंग्रेज़ों के लिए। तो वो आते और फिर वो क्या करते कि वो जितने भी वहाँ राजे महाराजे नवाब होते उनके पास लेके जाते और ज़बरदस्ती उनसे नजराने वसूल करवाते। ये वो दौर था, आपको समझ नहीं आएगी कि नजराने क्यों लेते वो। असल में ये लफ्ज़ नज़र से निकला है जो कि हमारे कुरान मजीद में भी है। तो नज़र मतलब कि उसको उर्दू में आप समझ लें कि मन्नत, मगर ये नजराना होता था, एक तोहफ़ा होता था, मगर असल में ये रिश्वत होती थी। आप देखें कि उस लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि मिसाल के तौर मैं एक बड़ा कारोबारी आदमी हूँ, तो मेरे पास एक ग्राहक आया है
उसने बोला कि मुझे ये माल चाहिए, तो मेरी कोशिश होगी ये माल मुझसे ख़रीदे, ठीक है। तो अब मेरे अलावा बहुत सारे कारोबारी लोग जो हैं वो के पूरे शहर में फैले हुए हैं। अब मैं ग्राहक को जाने नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, उस ग्राहक को बैठाऊँगा, खाना वाना खिलाऊँगा, उससे बातचीत करूँगा, उसको बाद में एक नजराना दे दूँगा। उस दौर में इसको नजराना बोलते थे, क्योंकि उर्दू वहाँ उस दौर में आम थी, तो ये एक दरबारी लैंग्वेज होती थी उस दौर में। तो मैं इसको, यानी कि आज के दौर में उसको मैं मोबाइल दे दूँगा बड़ा सा, या कुछ और चीज़ें, बच्चों के लिए वीडियो गेम दे दूँगा उसको, एक पूरा पैकेट इतना बड़ा। तो मैं एक तरफ से बोलूँगा कि ये भाभी के लिए है, नया फ़ोन है, मेरी तरफ से उनको तोहफ़ा दीजिए, नजराना है मेरी तरफ से। तो ये बच्चों के लिए गेम है, या साइकिल ले दी किसी बच्चे को, या टैबलेट ले दिया आज के दौर में। तो वो असल में नजराना नहीं होता था, मैं उसको कहता नजराना हूँ, कहूँगा नजराना, मगर वो असल में क्या होगी, रिश्वत होगी। तो वो बंदा फिर क्या होगा, मजबूर होगा। तो यही चीज़ें वो हिंदू बनिए जो थे वो ये काम करते थे। वो बनिए जो है वो जगह जगह लेके जाते और लोगों से नजराने उनको वसूल करवाते, उनसे वो बातचीत करते कि ये बहुत बड़ा ताजर है, यहाँ पे आया, तो आप ऐसा करें, इसको घेर लें। अब वो क्या होता कि वो जो बड़े बड़े ताजर होते या बड़े बड़े जो राजे महाराजे, उनके साथ वो खाना वाना खाते, उनको बताते कि ये इंग्लिस्तान से आए हैं, हमारे मुल्क का बड़ा फ़ायदा करेंगे। वो झूठ सब चीज़ें, धोखा फरेब सब चीज़ें चला के, मकारी करके, तो वो क्या होता है कि वो बनिए जो थे अपना पैसा भी कमाते और अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा होता। तो उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। इस तरह वो नजराने वसूल करते, उनका सिलसिला चल निकलता था। और उसके बाद दोस्तों ये काम इसी तरह चलता रहा। तो बनिए जो थे वो इंडिविजुअली तौर पे, यानी कि अपने अपने तौर पे अकेले अकेले काम करते थे। उस दौरान क्या हुआ कि चंद मनचले जो थे ना, जो नौजवान बनिए थे, उन्होंने एक कंपनी बना ली अंग्रेज़ों के लिए। वो कंपनी, उसका नाम रखा गया 4 यार, उस कंपनी का नाम। तो उससे ज़ाहिर है कि 4 ही लोग होंगे। तो इस चीज़ के माहिर थे, तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी के साथ मिलकर बड़े बड़े ठेके लेने शुरू कर दिए, यानी कि वो भी अमीर होना शुरू हो गए और कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा था। उसके बाद एक मनहूस दिन आया जिसको बोलते हैं 4 मई 1799, यानी कि 4 मई 1799। ये वो दिन था जब सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया गया और उसकी, यानी कि गद्दारी करके मीर जो था वो मीर सादिक जो था, उसने उस गद्दारी करके हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसकी खुशी मनाने के लिए अब अंग्रेज़ों का सिर्फ कोई रुकावट नहीं थी अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए, क्योंकि पहले जो था वो औरंगज़ेब आलमगीर था, उनके साथ उन्होंने जंग हारी थी, फिर सिराजुद्दौला था, उसको हरा दिया। तो उसके बाद है कि ये सुल्तान टीपू जो थे, ये आखिरी बंदा था जो कि इनके ख़िलाफ़ वो लड़ा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मगर गद्दारी की वजह से ये सारा मामला ख़राब हो गया। तो उस वक़्त उनका जो एक वायसराय था जिसका नाम था अंग्रेज़ों का, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस खुशी में कि हमने जनाब जो है कि हिंदुस्तान पे अब हमारा कोई रुकावट नहीं है, कोई दुश्मन नहीं रहा, हम यहाँ पे कब्ज़ा करेंगे और लूट मार में खूब मज़ा आएगा, तो उसने कलकत्ता थिएटर के अंदर एक बहुत बड़ी महफ़िल बनाई। उस महफ़िल में जितने भी इंतज़ाम थे, ये जो कंपनी थी 4 यार बनियों की, सारा सामान इन्होंने वहाँ मुहैया किया, औरतें नाचने गाने के लिए, और सारा, क्योंकि माल तो उन्होंने बहुत बनाया हुआ था इन लोगों ने। तो वहाँ क्या किया कि सुल्तान टीपू की आर्मी की जितनी भी चीज़ें जो उनसे इन्होंने छीनी थी वहाँ पे उनको शहादत के बाद, उसका सारा जो सामान था उसको थिएटर के जगह जगह दीवारों पे लगाया, इधर लगाया। और उसके बाद यह है कि जितनी भी रेजिमेंट थी अंग्रेज़ों की, उसके अलग अलग झंडे होते थे उस वक़्त, उस दौर में। उस झंडों को हाल के अंदर ऐन दरमियान में इसको लगा दिया गया, नस्ब कर दिया गया, और खूब खुशियाँ मनाई गई, शराब नोशी की गई। उसमें वो हिंदू शामिल हुए जो कि हिंदुस्तान के और मुसलमानों के दुश्मन थे, जो अंग्रेज़ों के दोस्त थे, और ज़्यादातर ये वो कारोबारी बनिए थे। उन्होंने शराब और औरतें ये सब वहाँ मुहैया की और खूब महफ़िल जमी। कहते हैं कि ये रात को 11 बजे ये रोज़ाना ये काम चलता और सुबह 5 बजे तक ये शराब नोशी सब चीज़ें होती। और जो उनके साथ जो मेमें थी अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ औरतें, वो चुस्त किस्म के, टाइट किस्म के कपड़े पहन के वहाँ पे रक्स करती ताकि उनका जिस्म लोगों को नज़र आए। और उनके जो कपड़े होते उसके ऊपर लिखा होता था 4 मई। अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी खुशी थी उनको, हम अमीर हो जाएंगे, अब हमारा सारी दौलत हमारे पास आएगी, अब इंग्लैंड जो है वो गरीब मुल्क नहीं रहेगा। तो इसके पीछे देखें कि हाथ किसका था। तो उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अब अंग्रेज़ जो थे
जो साहब बहादुर थे ये सुबह 7 बजे उठते। तो वो जो बनिए थे जो इनके साथ होते थे, इनकी हर किस्म की वो सारे मुलाजमीन नौकर चक्कर इसको मुहैया करते थे। सुबह 7 बजे जैसे ही वो साहब उठते तो उनका टाइम होता था उठने का दफ्तर के लिए, तो उसके बाद फ़ौरन ही हम्माल जो था वो कमरे में दाखिल होता ठीक 7 बजे। ये हम्माल जो है ये अरबी से तुर्किश ज़ुबान में आया, तुर्किश से फिर हिंदुस्तान में आया था। हम्माल बोलते हैं सामान उठाने वाले को। वो आता फ़ौरन अंदर आके वो क्या करता कि कुछ सामान वगैरह तो नहीं ले जाना या कुछ करना, वो इस तरह के काम करता। वो आके खड़ा हो जाता। उसके बाद मशालची, ये पता नहीं किताबों में मसालची लिख दिया, मसाले वाला नहीं, ये मशल जो होती है ना टॉर्च वगैरह, उस ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी, तो एक बाकायदा का बंदा होता था कि जो कि लैंप वगैरह जलाता, तो शीशे का वो मेंटल होता, उसके ऊपर चीज़ें होती, फिर तेल वगैरह डालते। तो उस ज़माने में एक बाकायदा काम होता था ताकि शीशा वगैरह टूट ना जाए। तो बहुत ज़्यादा मशल जो होती थी, तो उनके लिए बाकायदा मुसलमानों ने और बादशाहों ने और राजे महाराजों और नवाबों ने ये बाकायदा एक बंदा रखा होता था कि बड़े बड़े महलों में तुम लोगों ने ये मशलें जलानी हैं। तो उसको मशालची बोलते थे, यानी कि लाइट बैरियर जिसको बोलते थे, लैंप बैरियर बोल रहे हैं आप उसको। तो वो क्या करता कि फ़ौरन आके वो साहब बहादुर की जो मच्छरदानी होती उसको वो समेटता ताकि उसको आराम से उसको जहाँ वो उठाया जाए ना, बड़े आराम से, उसका आगे शोर ना किया जाए। उसके बाद बैरा फ़ौरन अंदर हाज़िर होता, यानी कि तीसरा मुलाजिम वो आके हाजिर देता, आके हाजिरी लगाता और बोलता चाय 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 वाला। इतनी देर में फिर चौथा मुलाजिम होता, उसको बोलते हजाम नाई। वो फ़ौरन आता और आके जनाब यह है कि फ़ौरन ही वो आके 2-3 तकिए लेके आता, साहब को अपने हाथ से उठाता और उसके पीछे उसकी गर्दन और कमर के पीछे 2-3 तकिए रख के उसको उठा के बिठा देता और बैठे बैठे ही उसकी हाथों की मालिश और चीज़ें शुरू कर देता साहब बहादुर की, ताकि ये बनिए के काम होते थे। कितना तेज़ था वो कि उन लोगों की इतनी खिदमत की जाती थी। तो फिर बैठे बैठे ही वहाँ पे बिस्तर के ऊपर ही हजाम जो है उनकी शेप बनानी शुरू कर देता और उसके बालों में मालिश करनी शुरू कर देता। उसके बाद क्या होता कि फ़ौरी तौर पे क्या होता कि वो चलमची और आफ्ताबे, ये चलमची जो है उसको इंग्लिश में सिंक बोलते हैं, यानी कि एक छोटा सा बाउल होता, ठीक है। तो देखो कि हमारे लोगों को पता ही नहीं कि उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, नई नस्ल को पता ही नहीं होगा, तो उसको चलमची बोलते हैं। तो ये ऑटोमन एम्पायर से ये लफ्ज़ आया था, जो कि शायद फ़ारसी का है या तर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो जो साहब बैठे होते थे बिस्तर के ऊपर, उसके आगे वो चलमची रख देते थे। और आफ्ताब है उसको बोलते हैं, कुछ एक सुराही टाइप की चीज़ होती थी जिसके ऊपर जनाब जो है कि पानी रखा जाता, तो उसको पानी इस तरह गिराते, यानी कि लोटे की तरह होता था, मगर ये एक शाही किस्म का होता था। तो वो क्या करता कि वो उसको यानी कि बैठे बैठे बिस्तर के ऊपर उसका हाथ और मुंह धुलाया जाता और धुलाने के बाद जनाब जो है कि फ़ौरन हुक्का बरदार आ जाता। वो हुक्का लेके आता और मुंह धोने के बाद फ़ौरन उसके मुंह में वो हुक्का देता और जो थे वो साहब बहादुर जो थे वो फ़ौरन हुक्के की गुड़ शुरू करते। जैसे ही गुड़ की आवाज़ आती तो बनिया जो होता था वो कारोबारी बड़ा तेज़ आदमी, वो फ़ौरन ही सलाम करता हुआ, सलाम साहब सलाम तो करता हुआ अंदर दाखिल होता कमरे के अंदर। और उसके साथ ही क्या होता कि बैरे खड़े हुए हैं, मशालची खड़े हुए हैं, हमाल खड़ा हुआ है, फिर माली, और यानी कि जहाँ उसको ठहराया जाता था फिर माली। और उसके बाद क्या होता बहिश्ती। ये बहिश्ती एक ओहदा होता था जो कि पुराने ज़माने के अंदर यह होता था कि जो माशकी होता है ना, पानी जो सप्लाई करते हैं, तो इस्लाम के अंदर जो होता है कि पानी पिलाने वालों को बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जो किसी को पानी पिलाए तो उसको बोलते थे कि ये आदमी जन्नत में जाएगा, ये जन्नती है। तो दूसरी उर्दू में उसको बहिश्त बोलते हैं जन्नत को, तो उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था उस ज़माने में, ये बहिश्ती आदमी है कि लोगों को पानी पिलाता है। तब माली, बहिश्ती और कुत्ते वाला, और उसके बाद क्या होता कि धोबी और दर्जी, ये एक साहब बहादुर के लिए घर में बनियों ने मुहैया किए होते थे। और जैसे ही बनिया फिर आता सुबह 7 बजे, अब काम क्या करना है, तो फिर क्या होता है कि वो अपने साथ एक मुंशी जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं या क्लर्क, वो साथ लेके आता, यानी कि कारोबारी मामलात के लिए गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद क्या होता है मुतसद्दी, यानी कि वो सरकारी उहदेदार कोई होता, वो साथ लेके आता। फिर पेशकार जिसको क्यूरेटर बोलते हैं, उसको साथ लेके आता। उसके बाद क्या होता, हरकारे साथ लेके आता। कोई हरकार ऐसा मुलाजम, ऐसा छोटा लड़का होता जिसको जो भी ये काम करो वो करो फलों करिए, जो उसको कोई छोटा मोटा काम करने के लिए उसको नौजवान को, वो उसको हरकारा बोलते थे उस ज़बान में, उस दौर में, मुग़लों के दौर में। उसके बाद चौबदार वो होता, आपको पता है साहब को, जिसके पास एक थोड़ा सा हथियार होगा, एक लाठी होगी उसके साथ, तो उसके साथ वो साहब के साथ होता। उसके बाद चपड़ासी, पियन, कुछ चीज़ लाने के लिए।
अब ये टोटल जो है 16 मुलाजम जो थे एक अंग्रेज़ के लिए होते थे। अब अंदाज़ा करें, जब हजाम उसकी शेप बनाता तो साथ साथ बालों की मसाज भी करता, उसको कंघी वगैरह करता और उसकी सर की मालिश भी करता था, कानों से मैल भी निकालता था और हाथों की उंगलियों की वो जोड़ थे उसको भी चटकाता था इस तरह करके ना, तो दबाता रहता था। अब उसके बाद वो कंघी शंघी करके वो जो अंग्रेज़ जो था वो सफ़ेद रंग की विग लगाते थे तो वो भी उसको लगा देता और फिर ये निकलते वो वहाँ पे अंग्रेज़ जो थे, गर्मी होती थी कलकत्ते में, तो वहाँ पे पालकी में बैठ के, तो वहाँ पे जनाब है कि कुछ साथ उसके साथ वो चलते पैदल और ये खुद पालकी में बैठ के साहब है वहाँ जा रहे होते, यानी कि इतनी उसकी खुशामद की जाती। वो बनिया इसको इतना सर पे चढ़ाता कि वो जनाब जैसे कोई बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ आ गई हो कि यहाँ मुल्क का बादशाह। तो ये फिर अंग्रेज़ यही चीज़ें जाके जब वो इंग्लैंड में जाके बताते लोगों को, तो उनका तो दिमाग ख़राब होना ही होना था कि यहाँ पे हमें को पूछता ही नहीं है। 16 मुलाजम मिले हुए हैं लोगों को और नजराने इतने वसूल हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि यही चीज़ जो है जब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की मीर जाफ़र ने, तो मीर जाफ़र ने भी नजराना दिया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। ये पहला वायसराय था हिंदुस्तान का, उसको तकरीबन 30 से 35 हज़ार पाउंड उसको नजराना दिया था। असल में थी ये रिश्वत, तो उसको जनाब बड़ा शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो लालची आदमी था मीर जाफ़र, तो उसकी मदद की उसने रॉबर्ट क्लाइव ने। ये आप सबको पता होगा, कभी फिर दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगा। तो कहते हैं कि फिर उसने अपनी वसीयत में भी उस पर पता नहीं कितने लाख पाउंड उसके लिए छोड़े थे नजराने के तौर पर। लफ्ज़ होता था नजराना, असल में ये रिश्वत होती थी। उसके बाद अब आके चलते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ कि असल वो जो कहानी थी अंग्रेज़ औरत की वो क्या थी। तो उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। तो अंग्रेज़ जो थे उसमें नौजवान भी आते थे, उम्र रसीदा भी, बूढ़े भी, को किसी तरीके से माल वाल बनाया गया। और आपको ये बता दूं कि बहुत सारे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बनियों के साथ मिलके वहाँ पे हिंदुस्तान का बाज़ औरतों से शादी कर ली और खुफिया तौर पे, मगर ये बात कंपनी को पता चली। तो कंपनी के जो बड़े डायरेक्टर थे या बड़े ओहदे वाले थे, उन्होंने बोला कि अगर ये अंग्रेज़ हिंदुस्तान की किसी औरत से शादी कर लेगा फिर वो हिंदू भी बन जाते थे। अक्सर कलकत्ते में या बंगाल के अंदर आपने बहुत सारे पुराने कब्रिस्तान, अगर आप वहाँ रहते हैं तो वहाँ देखें आप जाके, तो वहाँ पे पुराने अंग्रेज़ों की कब्रें भी वहीं पे हैं। तो ऊपर लिखा होता था कि हिंदू वो बन गया था या कुछ चीज़ें, तो उसका नाम ये इस तरह होता था। तो अंग्रेज़ों को वो उन्होंने सोचा, अंग्रेज़ों ने, कंपनी वालों ने, कि अगर ये अंग्रेज़ इस तरह हमारे जो हैं ये हिंदुस्तान की औरतों से शादी करना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये सारी दौलत तो फिर यहीं रहेगी ना, उनके ख़ानदान में रहेगी, उसके बच्चे यहीं पे होंगे, तो फिर इंग्लिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। अगर ये बात इंग्लिस्तान के बादशाह को पता चलेगी तो फिर हम उसको क्या जवाब देंगे। अब दोस्तों उन्होंने इसका एक हल निकाला। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इंग्लिस्तान में उन्होंने बादशाह से बात की और ये सब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करते हैं कि यहाँ से जो हैं वो अंग्रेज़ औरतें जो हैं खूबसूरत किस्म की नौजवान, उसको भी भर्ती करके हर शिप के अंदर, हर बहरी जहाज़ के अंदर हिंदुस्तान भेज देते हैं। तो वो करेंगी क्या वहाँ पे जाके कि वो जितने भी अंग्रेज़ हैं उनको अपने जाल में फंसाएंगी और फिर उनके साथ जो है वो शादी वादी कर लेंगी। तो वो जो है इस तरह जो है वो भी वापस इंग्लिस्तान वापस आएगी, तो दौलत भी वापस आ जाएगी। उन्होंने अपने तौर पर उस वक्त ये बेहतरीन हल जो था उनको नज़र आया, तो उन्होंने इस पर अपना लिया। और उसमें क्या होता कि अक्सर नौजवान जो औरतें थी जब यहाँ पे आती, उर्दू तो थोड़ी बहुत वो जानती थी, और वही फिर वो बनिए जो थे उनको मिलते नौजवान, उनको गाइड करते। तो वो क्या हुआ कि वो क्या करती, उनके मशवरे लेती। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने बाद उनको पता चल जाता कि यहाँ पे जो है ना वो शादी करनी है, तो उसका फिर फ़ायदा हमें क्या होगा। और आपको एक बात बता दूं कि ये उनको सिर्फ 1 साल का वीज़ा जारी किया जाता है, यानी कि यह टाइम दिया जाता था उन औरतों को, लड़कियों को, 1 साल के बाद तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। अब सिर्फ 1 साल उनके पास होता था। अब वो भी दौलत कमाने के लिए आई थी अपने घर वालों के लिए। तो उनको फिर क्या होता कि 1 साल के अंदर अंदर क्या किया जाए। वो क्या करती कि वो प्रेफर करती कि कोई बूढ़ा, कोई अंग्रेज़ या वो उसको मिल जाए, उसको वो फंसाएं। अब वहाँ पे हिंदुस्तान में जो उनको खाने वाने मिलते थे मसाले वाले, और ये दिन रात शराब पी रहे हैं और दबा के खा रहे हैं, हर चीज़ तो वाफर मकदार में थी हमारे हिंदुस्तान में और सस्ती भी थी। ये चीज़ें इंग्लिस्तान में तो होती नहीं थी। तो दिन रात खा खा के अब वो जो है वो उनको कई बीमारियाँ लग चुकी होती थी।
तो उनकी तरजीह होती थी अंग्रेज़ लड़कियों की कि बूढ़े को फंसाएं। तो बूढ़ा जैसे ही फिर मरता, मरने के बाद उसकी सारी दौलत तो उस लड़की को मिलती ही मिलती, फिर कंपनी उसको 300 पाउंड सालाना उसको पेंशन भी देती थी। यानी कि 5 पाउंड महीने की मुलाजमत मिल जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटे मुलाजमों को। तो फिर 300 पाउंड घर बैठे साल के, वो कितनी बड़ी रकम होगी। और उसके बाद जनाब वो बेवा जो है वो बाद में फिर दूसरी शादी वगैरह कर लेती, इंग्लैंड जाके वो सारे वो पैसे वैसे लेके इंग्लैंड चली जाती। यानी कि ये उसको अंग्रेज़ों को ये फ़ायदा होता, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत को, कि वो कम से कम दौलत तो लेके वापस जाएगी ना इंग्लिस्तान में, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करेगी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ इसमें एक लड़की ऐसी आई जिसने शादी के बगैर ही एक पैसे कमाने का उसने तरीका एक ढूंढ लिया, और वो यानी कि शादी किसी बूढ़े से उसको करनी नहीं पड़ेगी, और जनाब पैसे भी ज़्यादा वो बना रही। हुआ ये कि वहाँ फिर वही बनिए उसके दोस्त बन गए, वो लड़के जो थे बड़े तेज़ थे। उसने किसी ने उनको बताया कि इस तरह ये शादी वादी करनी पड़ती है सब चीज़ें, तो हम आपकी मदद करेंगे। वो कहती कोई ऐसा कोई रास्ता है कि मुझे शादी ना करनी पड़े किसी से? उसने बोला हाँ एक रास्ता है, मगर आप शायद वो कर ना पाएँ। तो उसने बोला वो क्या है? उसने बोला कि यहाँ पे हम लोग जो है ना वो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी देवी की पूजा जो है जब होती है तो वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े अमीर हिंदू होते हैं, कारोबारी, वो आते हैं वो ताकि उसकी पूजा की जाए लक्ष्मी देवी की। तो पूरा साल जो है ना वो माया बरसती रहती है, यानी कि दौलत आती रहती है, तो उसमें कमी नहीं आती। तो उसने और लड़की ने बोला कि इसमें मैं कैसे पैसे बनाऊँ। उस लड़के का नाम था हेल्डन, तो मिस हेल्डन के नाम से वो जानी जाती थी। उसने बोला कि मिस हेल्डन, बात यह है कि मैं आपको किसी पंडित से बात करा देता हूँ। तो उनका कहना है पंडितों का कि अगर कोई कंवारी कन्या अपने सारे कपड़े उतार के वहाँ लेट जाए या बैठ जाए, तो उसके जिस्म के ऊपर चांदी के सिक्के अगर रख के पूजा की जाए तो देवी बहुत खुश होती है, तो फिर ज़्यादा दौलत आती है, तो इसकी आपको काफ़ी ठीक ठाक रकम भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। अब ये बात बनियों ने उसके कही, पता नहीं ये बात कहाँ तक सच थी, मगर ये है हिस्ट्री में कि वहाँ उन्होंने हो सकता है किसी पंडितों के साथ मिल के उन्होंने ये कुछ सिस्टम किया हो। अब लड़की जो है ना फौरी तौर पे मान गई, और यंग लड़की थी बड़ी खूबसूरत। अब क्या हुआ कि वो उसको पंडितों के पास ले जाएगा। उसको बोला भी हाँ, या शायद बनियों ने पहले बात कर ली होगी कि इसको जनाब यह है कि दिवाली की रात इस तरह किया जाएगा, तो जनाब यह है कि ये राज़ी है इस बात पे कि ये इसकी पूजा पाठ इस तरह की जाएगी, इसको नंगा करके इसके जिस्म के ऊपर जो है वो चांदी के सिक्के रखे जाएंगे। अब दोस्तों, अब ये कैसे तेज़ लोग होते हैं, पता नहीं ये काली दे अपना जो लक्ष्मी देवी खुश होगी कि नहीं होगी, मगर वो लोग खुश ज़रूर हुए होंगे जो ये काम करते थे, और लड़की भी राज़ी हो गई। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जनाब है कि पंडित भी खुश थे, उस लड़की को लटाया जाता और खुफिया तौर पे इसकी जनाब पूजा पाठ की जाती, और वो जो बड़े बड़े ठरकी किस्म के लोग आते थे पूजा पाठ में और सिक्के रखते, और वो ठीक ठाक दौलत बनाती। अब उसका नाम मिस हेल्डन जो था। अब बनियों को ये पता था, वो जो ब्रोकर होते थे, कि अगर ये कंपनी को पता चल गया तो फिर ये सारा बंद हो जाएगा सिस्टम। तो बनियों ने क्या किया कि बड़े बड़े जो अमीर लोग थे उनसे रब्ता करना शुरू कर दिया। हो सकता है उसमें मुसलमान भी हों, शामिल हो गए होंगे ठरकी किस्म के। तो वो क्या हुआ कि उनसे रब्ता किया कि ऐसे ऐसी एक गोरी है, तो वो नंगी होगी, आप आ जाओ वहाँ पे। तो लोग राज़ी होंगे और वहाँ पे हिंदू बन कर बैठ जाते होंगे वहाँ पे। तो मिस हेल्डन का नाम उन्होंने क्या किया कि इसको बोला कि इसको तब्दील कर दिया जाए, कहा कि कंपनी को पता ना चल जाए। तो उसका नाम उसने क्या हल्दी देवी रख दिया। अब वो देवी बन गई। तो क्या हुआ कि हल्दी देवी जनाब इतनी उसकी शोहरत हुई कि हर रात दिवाली की रात बन गई। अब देखें कि लालच और ये दौलत की हवस कैसी होती है कि दिवाली तो एक दो दिन की होती है, पर हर रात दिवाली की बन गई। और वो लड़की जो है वो हर दूसरे दिन जा रही है पूजा पाठ के लिए, ठीक ठाक पैसे बना रही है, और पैसे उसको बन रहे। और बनिए जो थे वो भी कमीशन बना रहे थे, यानी कि हर एक का धंधा लगा हुआ था, पंडित भी पैसे कमा रहे थे। और उसका फिर क्या हुआ कि उसका मशहूर हो गया कि धन की मौज हल्दी देवी, यानी कि धन दौलत की मौज हल्दी देवी, और मन की मौज हल्दी देवी, यानी कि दौलत की भी मौजें हो जाएंगी और मन की मौजें भी हो जाएंगी। वो हल्दी देवी जनाब ठीक ठाक पैसा बना रही है, कर रही है। आखिर ये बात क्या हुआ कि ये कंपनी को पता चल गई किसी ना किसी ज़रिए से। उन्होंने फ़ौरन उस मिस हेल्डन को, यानी कि हल्दी देवी को पकड़ा
और पकड़ के उसको जनाब किया कि तुम्हें हम डिपोर्ट करेंगे, तुम तो यहाँ पे जनाब ये है कि हमें बदनाम कर रही हो। उसने वहाँ पे अदालतों के अंदर चक्कर चुके, वो वहाँ जो सो कॉल्ड उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अदालत बनाई हुई थी अपने लोगों के लिए, तो उन्होंने उसको जनाब जो है कोई एक भी बात हल्दी देवी की ना सुनी और उसको वापस इंग्लिस्तान भेज दिया। उसने कहा कि अभी मेरा 1 साल बाकी है, अपना एक साल नहीं हुआ है, तो अभी टाइम बाकी है, मुझे यहाँ रहने दो। उसने बोला कि नहीं। तो उसमें कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिस्तान से ये हुक्म था उनकी हुकूमत की तरफ से कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी कॉलोनियाँ हैं या जहाँ पे तुम लोग कारोबार कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे अदालती फ़ैसले इंसाफ पे नहीं करने हैं, मसलहत पे करने होंगे। तो मसलहत इसमें यही थी कि इसको वापस भेज दिया जाए। तो फिर आपने दोस्तों देखा होगा कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी फ़ैसले की वो मसलहत के तहत करते थे, वो इंसाफ के तौर पे नहीं करते थे। तो ये दोस्तों छोटी सी कहानी थी कि मिस हेल्डन जो तो हल्दी देवी थी, तो वो क्यों अपने कपड़े उतार के वो तैयार हो गए और पैसे कमाने के लिए। ये वो दौर था कि लोग पैसे के लिए, अमीर बनने के लिए कुछ भी करते थे। मगर आज देखें कि अगर आप इंग्लिस्तान जाएँ या आप इंग्लिस्तान में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज अंग्रेज़ बदल चुके हैं। क्योंकि सारे अंग्रेज़ ऐसे तो नहीं होते, अच्छे बुरे लोग हर कौम में होते हैं, मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में, हर जगह पे होते हैं। मगर एक बात आपको मैं बताऊं, जितने भी पुराने यहाँ पे हवेलियां हैं अंग्रेज़ों की बनी हुई, अगर आप जाके उनकी छानबीन करेंगे तो इसका तल्लक किसी न किसी तौर पे हिंदुस्तान से रहा होगा। ये मैं आपको बताता हूँ हकीकता। शर्त लगा लें आप और जाके देख लें जाके। तो दोस्तों थोड़ी सी आज वीडियो लंबी हो गई, मगर अगर आपको मज़ा आया है या आपने कुछ सीखा है, ठीक है, तो तरीक़ से तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह अगर आप पसंद करते रहें मेरी वीडियो, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। कुछ अमेरिका के बारे में भी, यहाँ की तारीख़ के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों फिर मुझे इजाज़त दें और मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम, 10वीं दानिया।